तो आज हमारे सामने जो सोर्सेस का ढेर है, मतलब दुनिया भर से आई रिपोर्ट्स, भू राजनीतिक लेख और तमाम राजनीतिक बयान। हाँ, और ये कोई आम रिपोर्ट्स नहीं है। इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण यानी हमारी आज की इस डीप डाइव में। हमारा आज का जो मिशन है वो बहुत ही साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाली घटनाएं, जैसे कि पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, वो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी हैं। और इसके साथ ही भारत की घरेलू राजनीति और समाज में जो भी उथल-पुथल मची है, हम उसके पीछे के असली कारणों को भी डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। बिना किसी फालतू शोर शराबे के हर खबर के पीछे का जो क्यों है वो समझना ही आज हमारा मेन फोकस है। सही कहा। लेकिन देखिए, चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी सोर्सेज में कुछ ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हैं। चाहे वो पश्चिम एशिया का युद्ध हो या फिर हमारे अपने देश में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा विवाद। हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष, विचारधारा या राजनीतिक दल का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इन अलग अलग स्रोतों में मौजूद तथ्यों को और दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, न्यूट्रल रहना ही सबसे सही अप्रोच है। ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि तथ्यों को बिना किसी बायस के देखा जाए, ताकि सुनने वाले खुद इन घटनाओं की एक बड़ी और साफ तस्वीर समझ सकें। तो चलिए बिना देर किए सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर से शुरू करते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हमले में, हाँ, वो जो एयर स्ट्राइक हुई थी, हाँ वही, उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक तरह से ये पश्चिम एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूकंप है। बिल्कुल भूकंप है। और अब अपडेट ये आ रहा है कि उनके 57 वर्षीय बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। मतलब अगर हम सोर्सेस पर नजर डालें तो ये सिर्फ एक लीडर को हटाने की बात तो नहीं लग रही है। अगर हम इस हमले के पीछे की असली रणनीति को एनालाइज करें तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका और इजराइल का जो टारगेट था वो सिर्फ कोई तात्कालिक खतरा रोकना नहीं था। तो उनका मेन गोल क्या है? उनका जो अल्टीमेट गोल है वो है रिजीम चेंज, यानी सत्ता परिवर्तन। वो उस पूरी विचारधारा को ही जड़ से खत्म करना चाहते हैं जिसके आधार पर ईरान का वर्तमान सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहानी कहता है। मेरा मतलब है इराक और अफगानिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एग्जैक्टली। मिसाइलों और सैन्य ताकतों के जरिए किसी देश में लोकतंत्र या नेशन बिल्डिंग थोपने की कोशिशें अक्सर बुरी तरह से बैकफायर कर जाती हैं। ये एक बहुत ही रिस्की दांव है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने इस तरह के किसी हमले की कल्पना नहीं की थी। अगर हम ईरान की स्ट्रैटेजी को देखें तो उन्होंने अपनी सत्ता और सैन्य ताकत का काफी हद तक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है। हाँ, वो सिर्फ अपनी रेगुलर आर्मी पर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए जवाब दे रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोहियों का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत हो चुका है कि हमारे सोर्सेज उन्हें एक समानांतर राज्य का नाम दे रहे हैं। स्टेट विद इन अ स्टेट। हाँ, ये प्रॉक्सी गुट खुद में इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। यही इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। और इसी से जुड़ा एक और ऐसा पहलू भर कर आता है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? 1980 के दशक में जब जिमी कार्टर का दौर था, तब अमेरिका ने खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। एक तरह का सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड किया था। लेकिन अब वो सुरक्षा का बुलबुला पूरी तरह से फूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पश्चिम एशिया के कई खाड़ी देशों के पास अब अपनी रक्षा के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। वेट, अगर उनके पास मिसाइल इंटरसेप्टर ही खत्म हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वहां मौजूद जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो भी पूरी तरह से खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। अमेरिका फिलहाल उन्हें तुरंत रिफिल करने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा है। ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति है। और इसी वजह से ये खाड़ी देश अब अपनी जमीन से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक निकलकर आता है वो ये है कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं कर सकता। सही बात है। जब संकट का समय आता है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। ये स्थिति भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मॉडल को बहुत मजबूती से सही साबित करती है। ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। जब आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति पर निर्भर होते हैं
तो उसकी कूटनीतिक मजबूरियां आपकी खुद की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इन सब ग्लोबल उथल-पुथल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? इसका असर बहुत ही सीधा और तेज होता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को ही ले लीजिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार ने अभी पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन शेयर बाजार में इस टेंशन को साफ महसूस किया जा सकता है। सेंसेक्स 1352 अंक और निफ्टी 422 अंक गिर गया। ये पैनिक साफ दिखाता है कि ग्लोबल टेंशन का इन्वेस्टमेंट्स पर सीधा असर होता है। और सिर्फ शेयर बाजार या पेट्रोल की कीमतें ही नहीं, इस भू राजनीतिक संकट का असर ऐसी जगहों पर दिख रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप उस फ्लाइट वाले इंसिडेंट की बात कर रही है ना? हाँ, वो जो अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, इंडिगो की एक उड़ान जो दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही थी, उसे फारस की खाड़ी के इस संघर्ष वाले इलाके से बचने के लिए अफ्रीका के ऊपर से एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़ा। और वो सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोल्सिस के मुताबिक ये विमान नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज से पट्टे पर यानी लीज पर लिया गया था। जब ये फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से जा रही थी तो इरिट्रिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ यानी एटीसी के साथ इस विमान के परमिट को लेकर कुछ गफलत या गलतफहमी हो गई। इरिट्रिया के एटीसी ने परमिट इशू होने को लेकर ऐतराज जताया था। बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि विमान को हवा में पूरे 14 घंटे बिताने के बाद वापस दिल्ली ही लौटना पड़ा। मतलब सोचिए उन यात्रियों की स्थिति जो 14 घंटे तक आसमान में सफर करते रहे और आखिर में उसी एयरपोर्ट पर उतर गए जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। ये घटना सिर्फ एक एयरलाइंस की गलती नहीं है, ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस को इतना जटिल बना देते हैं कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन एरर आम लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाती है। और जब आम लोगों की बात हो रही है तो भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो हालिया बयान आया है वो इसी गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम एशिया में रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों को भी सर्वोपरि बताया गया है। 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही अपने आर्थिक हितों को बचाए रखना, ये भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी भारतीय डायस्पोरा का वहां होना इस पूरे संकट को हमारे लिए सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं रहने देता, बल्कि इसे हमारी अपनी राष्ट्रीय चिंता बना देता है। तो पश्चिमी एशिया की इस भारी टेंशन से अब थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने देश के भीतर भारतीय राजनीति और समाज में क्या चल रहा है। यहाँ भी ड्रामा कुछ कम नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जो दिल्ली की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, दिल्ली आबकारी नीति मामला। हाँ, लेटेस्ट अपडेट यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की एक याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इन नेताओं को आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस मुद्दे पर अगर हम सोर्सेज में दिए गए दोनों पक्षों के नजरिए को ध्यान से देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो निचली अदालत से जो राहत मिली थी उसे वो अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। पार्टी का कहना है कि ये साबित करता है कि उनके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया था और इसका उनके कैडर पर भी असर पड़ा है। बिल्कुल। इस फैसले ने पार्टी के स्वयंसेवकों का मनोबल काफी बढ़ा दिया है और वे इसे आगामी चुनाव में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो इस जश्न को बहुत जल्दबाजी बता रहा है। उनका क्या तर्क है? भाजपा नेताओं का तर्क है कि अब चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया है और नोटिस जारी कर दिया है तो अभी से क्लीन चिट मान लेना गलत है। इसके अलावा सोर्सेज के अनुसार भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सबूतों को नष्ट करने का एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हाँ, वो फोन्स वाला मामला। एग्जैक्टली। उनका दावा है कि इस मामले से जुड़े 170 फोन और 43 सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रस्साकशी है वो हाई कोर्ट के इस नोटिस के बाद और भी ज्यादा तेज होने वाली है। राजनीति सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी रणनीतियों और जनसांख्यिकीय बदलावों यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट्स पर भी निर्भर करता है। इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे सोर्सेज में मौजूद हैं। जैसे कि असम का मामला। हाँ, असम की बात करते हैं। वहां की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बगान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है।
जिससे उनकी दिहाड़ी अब 280 रुपए हो गई है। सुनने में शायद ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला लगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 30 रुपए की इस बढ़ोतरी का राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा है। वो कैसे? क्योंकि हम यहाँ लगभग 7 लाख चाय बगान मजदूरों की बात कर रहे हैं। सोर्सेस का विश्लेषण बताता है कि ये मजदूर राज्य के लगभग 18 से 20% मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। ओहो, 20%? हाँ, तो ये सिर्फ मजदूरी बढ़ाने का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़े और निर्णायक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। और इसी तरह की एक और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है, जो समाज के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाती है। राजस्थान विधानसभा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1995 के उस पुराने कानून को खत्म कर दिया है। पंचायत चुनाव वाला? हाँ, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ये फैसला वाकई में काफी चौंकाने वाला था। अक्सर हम जनसंख्या नियंत्रण के कानूनों को सख्त होते हुए देखते हैं, लेकिन इसे वापस लेने के पीछे की असली वजह क्या थी? सोर्सेज से जो कारण सामने आया है वो बहुत ही साइंटिफिक है। राजस्थान की प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अब गिरकर 2.0 पर आ गई है। 2.0? ये 2.0 का आंकड़ा बहुत अहम है। इसका मतलब है कि राज्य ने जनसंख्या स्थिरीकरण का वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जो रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर है। जब जनसंख्या उस तेज गति से बढ़ ही नहीं रही है तो दशकों पुराने उस पाबंदी वाले नियम की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि कैसे समाज की डेमोग्राफी जब बदलती है तो वो अपने साथ साथ राजनीति और कानूनों को भी बदलने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और जब राजनीति की बात चल ही रही है तो गठबंधनों के अंदर चल रही खींचतान को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? आप इंडिया ब्लॉक की बात कर रही हैं? हाँ, इंडिया ब्लॉक के भीतर भी कुछ टेंशन देखने को मिल रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने सीपीएम को तंज कसते हुए कम्युनिस्ट जनता पार्टी कह दिया था। और इस बात को लेकर वामपंथी सांसदों ने कड़ी असहमति जताई है। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि भले ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां एक बड़े गठबंधन का हिस्सा हों, लेकिन राज्य के स्तर पर उनकी जो आपसी प्रतिद्वंदिता और वैचारिक मतभेद हैं, वो आसानी से खत्म नहीं होते। केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने ही है। हाँ, और वो फ्रिक्शन इस तरह के बयानों में झलक ही जाता है। राज्यों के बीच फ्रिक्शन का एक और रूप हमें कर्नाटक और केरला के बीच देखने को मिल रहा है। और इस बार मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि भाषा है। भाषा का मुद्दा तो हमेशा से विवादों में रहता है। बिल्कुल। कर्नाटक सरकार केरला के उस मलयालम भाषा बिल के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई में शामिल होने की तैयारी कर रही है। ये बिल केरला के स्कूलों में मलयालम भाषा को अनिवार्य बनाता है। तो इसमें कर्नाटक का क्या तर्क है? उनका कहना है कि केरला के कासरगोड जिले में एक बड़ा कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यक समुदाय रहता है और उन पर मलयालम थोपना उनके भाषाई अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। भाषा का मुद्दा हमारे देश में बहुत संवेदनशील रहा है। ये विवाद सिर्फ 2 राज्यों के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि ये इस बात की डिबेट है कि एक राज्य की भाषाई नीति और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए, राजनीति और कूटनीति से निकलकर अब हम कुछ ऐसे स्थानीय घटनाक्रमों की बात करते हैं जो हमारे समाज, हमारी कानून व्यवस्था और हमारे नागरिक जीवन पर गहरा असर डाल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का जो पूरा सिस्टम है वो एक बहुत बड़े तनाव यानी स्ट्रेस से गुजर रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर की ही घटना को ले लीजिए। होली के दौरान पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें एक 26 वर्षीय युवक की दुखद मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक जान का जाना अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन इस मामले में जो एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है वो है तकनीक का दुरुपयोग। AI का मामला। एग्जैक्टली। पुलिस ने इस घटना के बाद एक सख्त चेतावनी जारी की है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही AI द्वारा बनाई गई फर्जी वीडियो यानी डीप फेक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। ये चीज सच में डराती है। पहले जब कोई लोकल झगड़ा होता था तो अफवाहें जुबानी फैलती थीं, लेकिन अब AI टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी फर्जी वीडियो बनाई जा रही हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगती हैं। और इनका मकसद सिर्फ एक तरफा नैरेटिव सेट करना और 2 समुदायों के बीच तनाव को भड़काना होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक मोहल्ले के विवाद में अब आधुनिक तकनीक का हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस के लिए ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक बिल्कुल नई और बेहद पेचीदा चुनौती बन गई है। और जब बात कानून और पारदर्शिता की आती है तो एक बहुत ही कड़ा और जरूरी फैसला मध्य प्रदेश से भी आया है।
वहां के उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। और सिर्फ चुनाव रद्द ही नहीं किया, बल्कि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के रामनिवास रावत को विजेता भी घोषित कर दिया। ये एक बहुत रेयर कदम है। इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ी है। सोर्सेस के मुताबिक विधायक मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि महिलाओं के साथ मारपीट के एक दर्ज मामले को उन्होंने हलफनामे में महज जुबानी बहस बताकर पेश कर दिया था। ये तो सीधे तौर पर गुमराह करना हुआ। बिल्कुल। न्यायपालिका का यह फैसला इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि चुनाव में ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है, और अगर आप मतदाताओं से अहम जानकारी छिपाते हैं तो उसका अंजाम आपकी विधायकी जाने के रूप में भी सामने आ सकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह की जवाबदेही बहुत जरूरी है, लेकिन जब यही जवाबदेही नागरिक सुविधाओं में फेल हो जाती है तो उसका बहुत भयानक रूप सड़कों पर देखने को मिलता है। हाँ, वो दिल्ली बस वाला इंसिडेंट। दिल्ली के नांगलोई नजफगढ़ रोड पर हाल ही में जो हुआ वो इस सिस्टम के फेलियर और शहरी गुस्से का एक डरावना मंजर था। एक डीटीसी बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। और उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो रिएक्शन हुआ वो शहरी हताशा को दिखाता है। लगभग 500 लोगों की एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने मिलकर कई बसों में भारी तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। 500 लोग, ये गुस्सा अचानक से नहीं आता। वही तो, जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो समझ आता है कि ये गुस्सा सिर्फ उस एक बस ड्राइवर पर नहीं था। ये एक तरह का अर्बन रेज है जो लंबे समय से खराब ट्रैफिक, असुरक्षित परिवहन व्यवस्था और सिस्टम की लापरवाही के कारण लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और फिर किसी एक ट्रिगर पॉइंट पर वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सारे डॉट्स कनेक्ट करें, चाहे वो पश्चिमी एशिया की जियोपॉलिटिक्स हो या फिर दिल्ली की सड़कों पर हुआ बवाल, एक जो कॉमन थीम उभर कर आती है वो है सिस्टम्स अंडर स्ट्रेस। एकदम सही कहा आपने। हम देख रहे हैं कि दुनिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ईरान में एक ड्रोन या मिसाइल हमला होता है और उसका नतीजा ये होता है कि भारत की एक फ्लाइट में बैठा यात्री 14 घंटे हवा में फंसे रहने के बाद वापस उसी एयरपोर्ट पर लौट आता है। और कोई आम इन्वेस्टर शेयर बाजार में अपने पैसे डूबते हुए देखता है। बिल्कुल। और हमारे अपने देश में चाय बागान के मजदूरों की दिहाड़ी से लेकर राज्य की फर्टिलिटी रेट तक हर छोटा डेटा पॉइंट ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में कौन चुनाव जीतेगा और कौन से कानून बदल जाएंगे। और साथ ही एआई की वजह से जो डिजिटल सच्चाई है वो भी अब खतरे में है। आज की इन तमाम सोर्सेज और जानकारियों को समझने के बाद इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति के सुरक्षा गारंटी वाले बुलबुले के फूटने के बाद पश्चिम एशिया के खाड़ी देश अपनी दशकों पुरानी सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब बड़ी बड़ी महाशक्तियों की ये सुरक्षा छतरियां काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसे नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां छोटे देश अब बड़ों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे? क्या आने वाले समय में क्षेत्रीय गठबंधन और खुद की सैन्य ताकत, जैसे भारत अपनी रक्षा प्रणालियों पर जोर दे रहा है, यही दुनिया का नया नियम बनने जा रहा है? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या भविष्य में देश अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट संधियां मनाने लगेंगे? एग्जैक्टली। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। तथ्यों को परखते रहिए, घटनाओं के बीच के कनेक्शन को समझते रहिए और हमेशा खबर के पीछे की असली वजह तलाशते रहिए। हमारे साथ इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।